इस वक्त हम हैं फरीदाबाद के फोर्टिस हॉस्पिटल में, जहां पर आपको बता दें कि एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है और एक बच्चे से जुड़ी सर्जरी का मामला है और सामने डॉक्टर्स हैं और अभी ब्रीफिंग कर रहे हैं। सुनिए। तो आप सबका अभिनंदन, नमस्कार एंड फोर्टिस हेल्थ केयर, फोर्टिस हॉस्पिटल फरीदाबाद रियली वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सब पत्रकारों का, जर्नलिस्ट का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम केशव सलारिया, मैं फोर्टिस हॉस्पिटल फरीदाबाद का सेल्स एंड मार्केटिंग हेड हूँ। एंड आज हम यहाँ सब सम्मिलित हुए हैं क्योंकि एक ऐसा यूनिक केस हमारे हॉस्पिटल में किया गया है। हमारे एक एस्टीम्ड रिस्पेक्टेड डॉक्टर, हमारे डायरेक्टर साहब प्लास्टिक सर्जरी के डॉक्टर मनीष नंदा, एंड बाकी मैं चाहूँगा कि इस केस के बारे में, इस यूनिक केस के बारे में आपको हमारे डॉक्टर साहब खुद बताएं। सो ओवर टू डॉक्टर मनीष नंदा। हेलो डियर फ्रेंड, मैं डॉक्टर मनीष नंदा हूँ। मैं क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन हूँ और इसके साथ साथ मैं एक हैंड स्पेशलिस्ट भी हूँ। तो आज जिस विषय पे हम लोग मुलाकात कर रहे हैं वो एक बहुत ही रेयर कंजेनाइटल हैंड डिफॉर्मिटी है, यानी कि पैदाइशी जो हाथ जिस तरह से उसकी डेवलपमेंट होती है उसमें जो डिफॉर्मिटी बन जाती है उसे हम कहते हैं रेडियल क्लब हैंड। तो ये बहुत ही रेयर है, यानी कि एक हाथ में जो ये डिफॉर्मिटी होती है वो आप समझ लीजिए तकरीबन 30 से 50 हज़ार जो जिंदा बच्चे होते हैं उनमें से एक बच्चे को होती है। और जिस बच्चे की आज हम चर्चा कर रहे हैं उसके दोनों ही हाथ जो थे वो इस तरह से डिफॉर्म थे और उसकी जो इंसिडेंस है वो तकरीबन 1 से 1.25 लाख लाइव बच्चों में सिर्फ एक बच्चे के दोनों हाथ जो है वो डिफॉर्म्ड होते हैं। इस डिफॉर्मिटी में होता क्या है कि जैसे हमारे एल्बो से नीचे 2 हड्डियां होती हैं रिस्ट तक, बट इस डिफॉर्मिटी में क्योंकि पैदाइशी जो कमियां रह जाती हैं कई बच्चों में, उसकी वजह से सिर्फ एक ही हड्डी होती है और उस एक हड्डी की वजह से वो जो हाथ है रिस्ट पे वो पूरा मुड़ जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा गोल्फ जिससे खेलते हैं, गोल्फ की जो स्टिक होती है वो ऐसे सीधा आके एकदम ऐसे 90 डिग्री पे हो जाती है। तो उसी तरह इन बच्चों में ये हैंड की डिफॉर्मिटी हो जाती है जिसे हम कहते हैं रेडियल क्लब। और जब दोनों ही हाथ ऐसे होते हैं तो हम उसे कहते हैं बायलैटरल रेडियल क्लब। अब सोचिए इस तरह के जो बच्चे हैं उनको आगे जाके जब बड़े होते हैं तो कितनी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। वो बेचारे अपने कपड़े नहीं पहन सकते हैं, खाना खाने में दिक्कत, फिर जो सोशल एम्बैरेसमेंट होती है उससे उनके माता पिता को कितना पीयर जो सोशल स्टिग्मा का और बच्चों को कितना पीयर प्रेशर सहना पड़ता है। तो ये एक बहुत ही कठिन परिस्थिति होती है फैमिली के लिए और पेशेंट के लिए। तो उसका हमने ट्रीटमेंट किया है और इसलिए हमें लगा कि हमें इसको प्रेस में देना चाहिए ताकि लोगों की अवेयरनेस बढ़े इस बारे में और उनको पता चले कि इस चीज़ का आज की डेट में पूरा अच्छा इलाज है। डॉक्टर साहब, इस बच्चे से पहले इस तरह की कितनी सर्जरी कर चुके हैं आप? मैं काफ़ी सर्जरीज कर चुका हूँ और मेरे पास बाहर से भी पेशेंट्स आए हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे देखोगे तो कई मिडल ईस्ट से भी बच्चे आए हैं जिनको कोई इस चीज़ का उपचार नहीं मिला, फिर हमने उसकी सर्जरी करी है। तो ये मेरे YouTube चैनल पे भी है। तो सर इसमें कितना खर्चा इसमें हुआ? देखिए, इस सर्जरी को जो हम करते हैं 2 स्टेज में करते हैं, तकरीबन 1 महीने के अंतराल में। यानी कि एक सर्जरी हमने आज करी तो तकरीबन 1 से 1.25 महीने पे हम दूसरी सर्जरी करते हैं और सारा खर्चा मिला के तकरीबन 3 से 4 लाख रुपये आता है। बट ये दोनों ही सर्जरी इतना बारीक होने के बावजूद आज हम ऐसे स्टेज पे आ गए हैं जहाँ पे हम बच्चे को सुबह एडमिट करते हैं, सर्जरी करके शाम को घर भेज देते हैं। तो सर ये क्या बाय बर्थ ऐसा ही था बच्चा? हाँ बाय बर्थ। डॉक्टर साहब, कितने डॉक्टरों की टीम ने इलाज किया इसमें? देखो, अब होता ये है कि जब भी कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज होती है ना तो हाथ तो आपको दिख रहे हैं कि टेढ़े, बट हम ये मान के चलते हैं कि हो सकता है और भी प्रॉब्लम्स हो इंटरनली। जैसे हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है ऐसे बच्चों में एसोसिएटेड, स्पाइन की प्रॉब्लम हो सकती है, किडनीज की प्रॉब्लम हो सकती है। कई बच्चों में ऐसे में एनीमियाज होते हैं, यानी कि जो बोन मैरो है वो बॉडी के जो ब्लड सेल्स हैं उनको बनाने में सक्षम नहीं होती। तो जब हम इनको ऑपरेशन थिएटर तक लेते हैं उससे पहले हम पूरी बच्चे की जांच पड़ताल करते हैं कि इसमें कहीं और कोई कमी पेशी ऐसे तो नहीं है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग होती हो। तो इसके लिए जैसे कि किसी भी बच्चे को हमने ऑपरेट करना है तो हमें पहले बच्चे के डॉक्टर से सहमति लेनी पड़ती है कि हम इसकी ये सर्जरी करने जा रहे हैं।
फिटनेस है बच्चे की। फिर हम कार्डियक वालों से लेते हैं कि फिटनेस है, जिसने बेहोशी देनी है, जब हमारा 1.5-2 घंटे का काम चाहिए तो एनेस्थेटिस्ट, उससे हम मशवरा करते हैं। तो ये सारा टीम होती है जिसे हम मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच कहते हैं। और सुपर स्पेशलिटी लेवल पे ऐसी चीज़ों को जब आपने अंजाम देना है तो आपको मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में ही काम करना पड़ता है। डॉक्टर साहब, आपने बताया 2 स्टेज में ये सर्जरी हुई और बड़ी सर्जरी थी, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि जोखिम भी बहुत ज़्यादा हो जाता होगा इसमें। देखो, हैंड जो है वो वैसे ही एक बहुत ही डायनेमिक स्ट्रक्चर है, और जैसे जैसे एडवांसेस आ रहे हैं, लोग सिर्फ ये नहीं समझते हैं कि भाई उंगली बच गई ठीक है, या हाथ बच गया ठीक है। उसका सिर्फ बचना भर ही इम्पोर्टेंट नहीं है, उसका पूरा फंक्शन आजकल चाहिए। चाहे बच्चा हो, चाहे कोई आम वर्कर हो, चाहे कितना ही बड़ा आदमी हो, वो चाहता है कि मेरा हाथ सिर्फ बचे नहीं है, उसका फंक्शन भी पूरा रिस्टोर होना चाहिए। तो अब वो जमाने चले गए कि ठीक है कि इसका हाथ तो बच गया, बट काम नहीं करता है, लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करते। लोग चाहते हैं कि आप हमारा हाथ बचाइए भी और उसका का पूरा फंक्शन होना चाहिए। और ये इतनी हमने सारी सर्जरी इस लेवल पे करी है, रिस्ट, जहाँ पे हाथ की सारी इंपॉर्टेंट चीजें जा भी रही हैं और वापस भी आ रही हैं। अब इतने छोटे बच्चे की रिस्ट में सारी हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये ऑब्वियसली बहुत ही स्किलफुल वर्क है, बहुत ही महीन वर्क है। और इसमें छोटी सी भी तार ऊपर नीचे दाएं बाएं अगर गलती से कट गई तो उस चीज का फंक्शन चला जाएगा। तो हम ये सारी सर्जरी जो है ये इसमें खून के जो बहाव होता है उसको रोक के, यानी कि टूरनिंग के जो हम कहते हैं उसमें, और मैग्निफिकेशन यानी कि दूरबीन के नीचे ये सारी सर्जरी होती है। कारण क्या है इस बीमारी का? कारण तो देखो आजकल क्या है, कई चीजों के ना कई कारण हो सकते हैं। जैसे पहले हम सुनते थे कि कैंसर किसको होता है, जो सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, बट आजकल आप खुद ही देख रहे होगे कि कितने सारे ऐसे लोग हैं, ऐसी लेडीज भी हैं जिन्होंने कभी स्मोक नहीं किया और कैंसर हो रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि आजकल किसी एक चीज के पीछे ना कारण कई हो सकते हैं। अब ऐसी कंडीशन में जैसे जब बच्चा कंसीव करते हैं या जब गर्भवती माँ हो, उसको कई तरह की मेडिसिन की वजह से ये हो सकता है, या मान लो कई बीमारी उस टाइम पे कोई ऐसी हो गई है उस वजह से हो सकता है, जेनेटिक्स की वजह से हो सकता है कि उसके जीन में म्यूटेशन हो गया उसकी वजह से हो सकता है। तो कारण कई हो सकते हैं इसके, बट इलाज जो है वो ये है। तो क्या ये बीमारी जो है सिर्फ जन्म लेने वाले बच्चे को ही या किसी बड़े को भी हो सकती है आगे जाकर भविष्य में? नहीं, इसका जो बीज होता है ना वो तो तभी आ जाता है, और ये प्रदर्शित भी बच्चा निकलते ही हो जाता है। अब हमारे पास कई फ़ोन आते हैं, जब लोगों को पता चलता है हम इस तरह की सर्जरी कर रहे हैं, तो कई फ़ोन आते हैं दुनिया भर से जिसमें लेडीज आज की डेट में काम पे जा रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, बट उनको ये कंडीशन बचपन से थी, बट उनको कोई अवेयरनेस नहीं थी कि ये ठीक हो सकता है, नहीं हो सकता है। बट अब जब उनको पता चल रहा है तो दे आर बिकमिंग इंटरेस्टेड कि अब ठीक कर दूँ। बट ये बीज तभी चला जाता है जब बच्चा का जन्म होता है, तभी पता चल जाता है कि इसमें सीरियस लग रहा है। कई तरह के अल्ट्रासाउंड होते हैं, क्या उनमें जानकारी निकल कर नहीं आती है? आती है, बिल्कुल आती है। जो हम जब प्रेगनेंसी के टाइम पे जो हम डिफॉर्मिटी स्कैन करते हैं तकरीबन 20 हफ्ते में, उसमें ये पता चल जाता है। डॉक्टर साहब, कितनी उम्र थी बच्चे की जब सर्जरी हुई? जो बच्चा हमने किया है वो भी आई है, ये भी एक वैसा ही बच्चा है जिसके सेम हाथ की नींव है, तो ये 1 साल का बच्चा है। तो स्वस्थ है बच्चा, ठीक है। हाँ, आप काम कर रहे हैं उसके ऊपर। बिल्कुल परफेक्ट। तो उसी का एक यही नमूना है। देखो इसका ये एक हाथ था, यहाँ देखिए, तो हमने ये बिल्कुल देखो मूव करता है, सब कुछ है। और जैसे जैसे ये आगे ग्रो करेगा तो और इम्पैक्टफुल आएगा। और पहले क्या थे, इसके हाथ अगर आप पिक्चर में देखो, जैसे हाथ था ये बिल्कुल 90 डिग्री पर मुड़ा। फिर कई बच्चों में इसमें अंगूठा नहीं होता है, कईयों का हाथ छोटा होता है, और इसमें कोई कंट्रोल भी नहीं होता, क्योंकि ये रिस्ट ऐसे जा रही है, ये ऐसे पड़ा है, कोई कंट्रोल नहीं होता। क्या अब देखो बढ़िया कंट्रोल है, बच्चा तो पूरा जब ये ऐसी कंडीशन होती है बच्चे की, तो ये मूवेबल नहीं होते देखो हाथ ऐसे चलते हैं, बट इस लेवल पे कोई कंट्रोल नहीं होता। अच्छा, यहाँ मतलब काम तो आपने सारा इधर से ही करना है, जी, वो कंट्रोल ही नहीं होता, क्योंकि वो लय में नहीं है। एक एक्सेस ऐसे जा रहा है, उसके बाद सडनली एक्सेस ऐसे हो गया, तो कैसे वो कंट्रोल आएगा? क्या आपने ट्रीटमेंट अभी 2 बच्चों का किया है या 1 बच्चे का? क्योंकि एक दिखा रहे हैं, बता रहे हैं आ रहा है। एक हादसे में है एक्चुअली, जो जिसके बारे में प्रेस रिलीज था वो तो आ ही रहा है। ये इसका भी हमने साथ ही साथ उसी दौरान किया, तो हमने सोचा कि हम
बता सके कि इस तरह की कितने लोग अवेयरनेस कैसी है, लोग आ रहे हैं हमारे पास इस तरह के इलाज के लिए? ये ट्रीटमेंट के लिए सीधा आपके पास आए हैं या कहीं और भी इन लोगों ने जांच कराई है, क्या कुछ ऐसी जानकारी है? देखो ये अभी हमारे सिस्टम में थोड़ा सा, क्योंकि अब एडवांसेस हो रहे हैं, आप जिस क्षेत्र में ये लोग रहते हैं वहाँ के डॉक्टरों को कई बार नहीं पता होता है, तो बहुत सारे हमारे मरीज ऐसे हैं जो कहते हैं डॉक्टर साहब बच्चा जब पैदा हुआ हमने तो तब से डॉक्टर को दिखाना शुरू कर दिया, लेकिन डॉक्टरों ने बोला अभी रुको, बच्चे को बड़ा होने दो, उसने बोला कि इस चीज़ का कोई इलाज नहीं है। तो फिर हमने जब सर्च मारना शुरू किया, सोशल मीडिया पे देखना शुरू किया, तब आपका पता चला, फिर हम आए। तो मेरा कहने का मतलब है कि बहुत सारे हमारे पेशेंट्स का ये कहना होता है कि डॉक्टर हमारी क्या गलती है लेट आने में, हमने तो डॉक्टरों से पहले भी मशवरा किया था बट किसी को पता ही नहीं था इस बारे में, क्योंकि अब ये न्यूअर एडवांसेस इतनी हो गई हैं, ये चीज़ें सब चली गई हैं आज तक स्पेशलाइजेशन से सुपर स्पेशलाइजेशन। तो कई बार स्पेशलिस्ट लेवल के डॉक्टर को ही नहीं पता होता कि ये चीज़ें आजकल इतनी सुविधाजनक तरीके से ट्रीट होती हैं। डॉक्टर साहब, अगर किसी को इस तरह की और प्रॉब्लम अगर है आगे भविष्य में, तो वो आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? देखिए अब ऐसे डायरेक्टली तो मैं ऐसे निकल नहीं जाऊंगा कहीं से, बट वो ऑब्वियसली जैसे जैसे उन्हें पता चलेगा वो फोर्टिस हॉस्पिटल पे संपर्क करें, और फोर्टिस हॉस्पिटल की जो सेंट्रलाइज डायरेक्टरी है वहाँ से आई एम श्योर कि उनको मेरे पास डायरेक्ट किया जाए। डॉक्टर साहब मशीनरी बढ़ रही है, टेक्निक बढ़ रही है, पहले इलाज महंगे थे, अभी क्या लगता है अभी और इलाज अभी सस्ते हुए कि और महंगे होते चले जा रहे हैं? देखो मेरा पर्सनली ये मानना है, डॉक्टर साहब के पास ही दिखा दो। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। वही दोनों बच्चे, देखो मेरा पर्सनली ये मानना है, और इधर कर लो फिर। जी तो आपने देखा कि ये दोनों सामने जो बच्चे हैं इनका सफल ऑपरेशन किया गया है और बहुत ही जटिल है। कोई देवी का फेस है, कोई विनम्र और निवेदन। कोई डॉक्टर साहब बता दें। देखो ये सस्ता इलाज पे ना मेरा सोचना थोड़ा सा अलग है, और मैं आई विल नॉट अंडरस्टैंड इफ यू पीपल विल एग्री विद इट ऑल। मेरा ये मानना है कि अफोर्डेबल इलाज की जगह रिलायबल इलाज शुड बी द राइट टर्म। सस्ते इलाज आजकल कुछ लाइफ में सस्ता नहीं है, तो आप अपनी बॉडी का इलाज क्यों सस्ता ढूंढ रहे हो, और वो सस्ते के चक्कर में बहुत सारे पेशेंट अपना बेड़ा गर्क कराते हैं। अफोर्डेबल की जगह उसे रिलायबल करो। रिलायबल में सब कुछ मिलेगा, अच्छा इलाज भी मिलेगा, कम रेट पे भी मिलेगा, और जो किसी तरीके से आपको सुविधा मिल सकती है। मान लीजिए आप सरकारी हो, आप फौजी हो, आप कॉरपोरेट में हो, आप फाइनेंशियल, आपने कैश में पे करना है, अगर आपको रिलायबल इलाज मिल रहा है तो कॉस्ट अपने आप कम हो जाए। बट अगर आप सस्ते इलाज के चक्कर में सस्ते डॉक्टर के पास गए, उसने आपसे जो आपके पास था वो ले लिया, इलाज नहीं ठीक हुआ, फिर आप थोड़ा सा और इधर उधर से लोन लिया, फिर किसी और के पास गए सस्ते के इलाज में, बाकी उसने ले लिया, तो बाय द टाइम आप अच्छे और जो मेन जिसने आपका इलाज करना था तब तक जब तक आप उस पर पहुंचोगे आपकी आधे से ज्यादा पैसे खत्म, जमीन बिक गई। तो आई थिंक द नेशन शुड नाउ अंडरस्टैंड कि वी शुड मूव फ्रॉम अ अफोर्डेबल हेल्थ केयर टू अ रिलायबल हेल्थ केयर, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। एंड व्हेन यू कम टू अ सुपर स्पेशलिस्ट आई एम श्योर कॉस्ट अपने आप गिर जाती, कम हो जाती, क्योंकि उसे 2 बार हाथ लगाना है, पेशेंट को फायदा हो जाना और काम खत्म। बस ठीक है, आपके साथ बैठे हैं अगर So, मैं आई वुड लाइक टू ऑल्सो इंट्रोड्यूस दैट थैंक यू सो मच डॉक्टर नादा, थैंक यू सो मच। हमारे बीच में हमारे साथ हमारे हॉस्पिटल के सीनियर मोस्ट मेंबर कॉलेज मैनेजमेंट से, ही इज द मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ फोर्टिस हॉस्पिटल फरीदाबाद, डॉक्टर मुनव्वर खुर्शीद। सो व्हाट डू यू सर? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मुनव्वर खुर्शीद है, मैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट। जैसा कि सर ने पूरे केस के बारे में आपको बताया, और बहुत अहम बात ये बताई कि
ऐसे केसेस में राइट टाइम में सही डॉक्टर के पास, डॉक्टर क्वालिफाइड डॉक्टर के पास पहुंचने से इलाज सही टाइमली भी हो जाएगा, जो कि इस केस में हुआ। पेशेंट आया, जिस टाइम आए उसी टाइम फौरन इसका इनका इलाज प्रॉपरली दिया गया और आज आप देख रहे हैं कि दोनों बच्चे जो हैं बिल्कुल नॉर्मल, जबकि अगर इनको देखेंगे आप जो इनके पहले का प्री फोटोग्राफ प्लीज दिखा दीजिए, तो आपको अंदाजा होगा कि उसका कितना अच्छा काम हुआ है और उसका रिजल्ट आपके सामने है। तो फोर्टिस फरीदाबाद पिछले 40 साल से आप यहाँ सेवा कर रहे हैं फरीदाबाद में, तो हम हर तरीके से इक्विप्ड हैं। डॉक्टर नंदा, मनीष नंदा हमारे डायरेक्टर क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जरी के हैं और इन्होंने वेरियस केसेस किए हैं, इससे पहले भी और भी कुछ इसमें अलग अलग तरह के केसेस हुए हैं और हम लोग हर तरीके से इक्विप्ड हैं। हमारा हॉस्पिटल हर सारे स्पेशलिटी सारी चीज़ें जो भी सबको अगर किसी और स्पेशलिटीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है या ज़रूरत होती है, सारी स्पेशलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो ओवरऑल जो है फरीदाबाद ऐसे बड़े से बड़े केसेस और रेयरेस्ट टू रेयर हमने बताया नहीं हुआ, लेकिन ये लाखों में एक आध दो केसेस को ऐसे पेशेंट्स को ऐसे होते हैं जो कि हुआ और इतना अच्छा रिजल्ट आपके सामने। तो डॉक्टर साहब सर्जरी हो गई है, ये अब कंप्लीट हो गई, बिल्कुल बच्चा स्वस्थ है, इसमें आगे भी कुछ और होगा अभी कुछ? देखिए, जो ये मेन इनकी प्रॉब्लम थी वो रेडियल क्लब है, आज ऐसे मुड़े नहीं। एक स्टेज होती है जब आपको उसको डायरेक्शन सही देनी है, क्योंकि बच्चा ग्रोइंग एज में है। अगर अभी तक ये ऐसे रहा तो फिर उसको सीधा करने के बाद उसकी ग्रोथ पूरी नहीं हो पाएगी। तो इसको जितना जल्दी हम प्रॉपर अलाइनमेंट कर देंगे ग्रोथ उतना अच्छा होगा। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें अंगूठा नहीं होता ऐसे ग्रेडिंग के हिसाब से, कईयों में अंगूठा होता है, तो जिनका तो अंगूठा होता है उसमें तो ये कार्यक्रम खत्म है। इसके बाद अब मान लीजिए किसी का अंगूठा नहीं है, तो अंगूठा पूरे हाथ का 40% है, पूरे हैंड की फंक्शन में अंगूठा अकेला 40% है। तो कभी भी अगर किसी की चोट लग जाती है या अंगूठा नहीं है तो एज अ हैंड स्पेशलिस्ट हमारी पूरी कोशिश होती है कि इसकी चाहे एक आधी उंगली हम बचा पाएँ चाहे नहीं बचा पाएँ, लेकिन अंगूठा जरूर बचा लें। तो जब ऐसे बच्चों की एक ग्रोथ का एक लेवल अचीव हो जाता है फिर हम सर्जरी करते हैं, उसका अंगूठा बनाते हैं। बट ये जो रेडियल क्लब हैंड वाली जो प्रॉब्लम होती है वो ये 2 सर्जरी से पूरी हो जाती है। तो आगे का जो इलाज होगा फिजियोथेरेपी से होगा, ठीक होगा या दवाइयों से? नहीं, देखो हमारे काम में सिर्फ सर्जरी ढंग से हो जाना ही फाइनल आउटकम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद इनको बच्चों को कोई फिजियोथेरेपी की जरूरत नहीं होती। हालांकि जब हमने इनको समझाया था तब भी ये पेरेंट्स का ये मानना था कि शायद इसके बाद साल भर फिजियोथेरेपी चलेगी, ये होगा तब जाके हमें शायद नतीजा मिले या नहीं मिले। बट हमारी सर्जरी के बाद 2 महीने में, क्योंकि 2 महीने तो हमें उसको कास्ट में रखना पड़ता है थोड़ा कि जो हमने काम किया है वो मजबूती पकड़ ले, बट जैसे ही हम वो निकालते हैं वो अंजाम सामने आपको साक्षात दिखता है। तो सर बच्चा कहाँ फरीदाबाद से ही है कहीं बाहर से? एक बच्चा तो है गाजियाबाद से और आपका फरीदाबाद। बच्चे लगभग अभी 1-1.5 साल के हैं, अगली सर्जरी कब जाएंगी? नहीं बस हो गई अब इसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी। ना। क्या ये सभी तरीके का वजन या किसी भी और दूसरे काम अपने हाथों से कर पाएंगे उसी तरीके से जैसे आम लोग करते हैं, परफेक्ट। या कुछ फर्क रहेगा? नहीं परफेक्ट। चलो ठीक। मैडम संतुष्ट है आप इलाज से यहाँ से? सर हाँ, क्योंकि जैसा हमने नहीं, वो फेस में स्टार्टिंग में देखा था फेस जब में बच्चा ना पैदा हुआ था तो उस टाइम तो सब जगह से उम्मीद टूट चुकी थी, काफी लोग हमने दिखाया था, तो सोशल मीडिया के थ्रू ही सर के बारे में पता चला था। तो फिर जब हमें आए तो सर का बहुत पॉजिटिव आंसर था, तो हमने फिर यहाँ से इलाज चालू किया। तो फिर तब से तो अभी तक काफी बेटर है पहले से, बहुत ज्यादा। जी ठीक, ओके ठीक ठीक डॉक्टर साहब। चलिए, थैंक यू सो मच आप सबों का बहुत बहुत